नमस्कार। आज हम अपना वो लेक्चर थोड़ा कंप्लीट करेंगे जो विशेषताएं उसकी रह गई थी। संविधान जो पढ़े थे हम कि भारतीय संघ की प्रकृति एवं स्वरूप, उसमें जो हमने उसके भिन्न स्वरूप बताए थे कि सहकारी संघ, एकात्मक संघ और राजकोषीय संघ। अब वो पूरा समझाया गया आपको, आपने पढ़ा होगा, पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा। आज हम बताएंगे संघ की विशेषताएं। तो जहां ये बात बताई थी कि किस किस तरीके से भारत में जो संघ का फॉर्मेशन हुआ, ये परिसंघीय व्यवस्था ना कहकर यहाँ पर यूनियन ऑफ स्टेट यानी कि राज्यों का संघ कहा गया। तो किसी भी संघ में एक बात तो तय है कि उसमें केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है। तो जब केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है तो क्या होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में सह अस्तित्व होता है, और दोनों के बीच में सह अस्तित्व होता है तो इनके लिए एक दूसरे के लिए लिखित संविधान होता है ताकि एक दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण ना करें, और ये अतिक्रमण ना करें और वही कार्य करें जो संविधान कहता है। अब संविधान जो कहे वही केंद्र और राज्य करें। इसको क्या कहते हैं? संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत में क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। और इस संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए क्या होती है? एक निष्पक्ष न्यायपालिका होती है। तो तभी तो पता चलेगा कि अगर किसी के बीच में विवाद है तो वो बात अगर वो सबसे पहले पंच के बीच में रखी जाती, किसका जमीन का अगर बंटवारा हो तो सबसे पहले वो अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, 5 आदमियों के बीच में उस बात को रखा जाता है। लेकिन अगर वो नहीं मानते तो वो पंच यही बोलते हैं कि देखिए लिखित रूप में आपका बंटवारा इस तरीके से, आपके पास इतना इतना जमीन है, इतना बीघा आपके पास, इतना बीघा आपके पास, तो आप एक दूसरे का अतिक्रमण तो नहीं कर सकते। और इसके लिए लिखित रूप में हमारे पास ये इस बात को प्रमाणित करता है कि आपकी जमीन इस तरीके से बांटी जाए। इसके लिए वो जो पंच हैं वो उस बात को वैध साबित कर देते हैं कि देखिए आप जो है ना इसके अनुसार अपना बंटवारा करें। ठीक इसी प्रकार से अगर केंद्र और राज्य अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग ना करके एक दूसरे का अतिक्रमण करना शुरू करे तो इसके लिए न्यायपालिका होती है जो ये बताती है कि किस प्रकार से हम इसके राज्य और केंद्र इसके विरुद्ध जा रहे हैं। तो किसी भी संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका क्या होती है? एक बहुत ही अहम रोल निभाती है। तो बहुत जरूरी है कि जहां पर संघ और राज्य यानी केंद्र और राज्यों के बीच में जो बंटवारा होगा, शासित होगा, तो इन दोनों के बीच में विवाद भी जरूर होंगे, और इस विवाद को जब न्यायपालिका निपटाती है और इस प्रकार से न्यायपालिका का जो एक सक्रियता की बात कही जाती है वो सामने होकर आ जाती है। तो फिर उसके बाद से जब वो अपना कार्य करती है, बताती है, और इस प्रकार कहा जाता है कि जो न्यायपालिका की जो सक्रियता है उसके लिए एक ज्वलंत उदाहरण के रूप में कौन आती है? यूएसए की जो न्यायपालिका है वो इसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण होता है, क्योंकि जहां पर इस प्रकार के विवाद खड़े होते हैं और संघ और राज्य के बीच में अगर शक्तियों का बंटवारा है तो वास्तव में विवाद होना इनका क्या होता है? एक मतलब दुर्घटना नहीं, नियति होती है। तो दुर्घटना हो जाती है, और अगर नियति भी होती है तो नियति को बदला भी जा सकता है। और वो नियति कैसे बदलती है? जैसे अभी हम हाल फिलहाल देख रहे हैं, न्यायपालिका की भूमिका देखते हैं, संस्थाओं की भूमिका देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रभावित सी होती नजर आती है। तो फिर आलोचना भी होती है। जब जनता जागरूक होती है तो न्यायपालिका भी आलोचना के दायरे में आ जाती है। तो जनता ही फाइनली इस बात को भी फिर तय करती है कि अगर न्यायपालिका उनके लिए वो सही न्याय नहीं मिल पा रहा है जो संविधान कह रहा है, क्योंकि भारत में संविधान की सर्वोच्चता को ही अपनाया गया है। अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता को अपनाया गया है। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता की बात कही गई है, क्योंकि वहां की संसद के बारे में कहा जाता है कि वो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री ना करके बाकी कुछ भी वहां की विधायिका
कर सकती है, किसी भी प्रकार का वो कानून बना सकती है। लेकिन आपने देखा होगा जनता की ताकत के बारे में अभी ब्रिटेन में पीछे आया था, जो ब्रेग्जिट के बारे में जो आया था, तो वहाँ की जनता ने खुद भी इस बारे में, वहाँ की न्यायपालिका ने भी ये बोल दिया था कि नहीं विधायिका ऐसा नहीं कर सकती। तो न्यायपालिका जब जब भी विवाद के दायरे बढ़ते हैं तो उन विवादों को निपटाने के लिए कार्य करती है। तो किसी भी संघीय व्यवस्था की हमने आपको विशेषताएं बताई कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है, केंद्र राज्यों के बीच में सह अस्तित्व होता है, एक दूसरे का अतिक्रमण दोनों ना करें, इसके लिए एक लिखित संविधान होता है कि जो कुछ संविधान कहे वही केंद्र और राज्य करे, इसी को संविधान की सर्वोच्चता कहते हैं। और संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए एक निष्पक्ष न्यायपालिका होती है जो इन विवादों का निपटारा भी करती है। तो जहां तक भारत की अगर बात ली जाए तो शुरुआती वर्षों में जब भारत आजाद हुआ तो पहले जो वर्ष थे उनमें ये देखा गया कि एक ही दल का बाहुल्य था, वही सरकार केंद्र में और वही राज्यों में थी, तो ये विवाद कम थे। लेकिन जैसे जैसे बहुदलीय प्रणाली व्यवस्था बनती चली गई तो विवाद भी बढ़े और न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म की बात सामने आती हुई नजर आई। और इस प्रकार से फिर बाद के वर्षों में, फिर 2014 से हम फिर देखते हैं कि लगभग एक ही दल का बाहुल्य देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी जहां जहां विवाद की स्थिति होती है तो वहीं वहीं पर न्यायपालिका सक्रिय हो जाती है। तो अब आते हैं हम कि जो ये तीनों प्रकार के स्वरूप हमने बताया, सहकारी संघ, एकात्मक संघ और राजकोषीय संघ, आखिर इनकी विशेषताएं क्या है? एक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जब हम संघ की बात कर रहे हैं तो एक केंद्र और राज्य होंगे, ये दो तो होंगे ही होंगे, इन्हीं से संबंध बनते हुए चल जाते हैं। वो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, वो प्रशासनिक, न्यायिक, वित्तीय, किसी भी प्रकार के संबंध हो सकते हैं संघीय संबंधों में। तो सबसे पहले जब सहकारी संघ की बात आती है, अर्थात अब केंद्र और राज्य मिलकर चल रहे होते हैं, समझने की बस बात होती है, शब्दों का फेर होगा और उसको समझ के हमें पता चलेगा कि जहां ये सहकारी संघ कहा जा रहा है, वहीं जब हम इस बात को लेकर चलते हैं तो अगर उसको दूसरे तरीके से देखेंगे तो वो क्या बन जाता है, वहीं पर वो एकात्मक का मतलब है कि ताकत केंद्र अपने में ले लेता है, शक्ति केंद्र के पास आ जाती है। सहकारिता का मतलब होता है कि पारस्परिकता के तहत कार्य करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो जैसे जब भी कोई महत्वपूर्ण संविधान में संशोधन होते हैं तो आधे राज्य विधानमंडलों की सहमति जरूरी होती है। इसी प्रकार से जैसे जब भी कोई राज्यों का जब पुनर्गठन की बारी आती है तो केंद्र राज्यों से क्या लेता है, उसमें सलाह लेता है कि भाई हम ये राज्य अलग बनाने जा रहे हैं, तो उसमें भी वो उनकी सलाह लेता है। इसी प्रकार जैसे कोई भी इस तरीके के जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति के चुनाव में बराबर भूमिका होती है केंद्र की और राज्यों की बराबर की भूमिका होती है। इसी प्रकार से जब आर्टिकल 249 के तहत जब केंद्र भी कोई ऐसी नीतियां बनाता है तो उनको लागू करने का दायित्व किसका होता है, तो वो राज्यों का ही होता है। तो इस प्रकार से आर्टिकल 249, 249 और आर्टिकल 252, 252 जो अनुच्छेद हैं, तो ये दोनों के दोनों जो अनुच्छेद है बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो जाते हैं। ये आर्टिकल, इस आर्टिकल की और इस आर्टिकल दोनों की हम जब देखते हैं दोनों की विशेषताएं, इस आर्टिकल के तहत जब राज्य कानून केंद्र कानून बनाता है तो 1 वर्ष के लिए ये तमाम सभी राज्यों के ऊपर लागू हो जाता है। आर्टिकल
249। और ये जो आर्टिकल 252 है, इसमें कुछ राज्य हैं जो मिलकर अपना प्रस्ताव लाते हैं किसी समस्या से, जैसे पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, किसी आतंकवाद से किसी समस्या से वो ग्रस्त हैं, तो वो केंद्र के सामने रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया हमारे लिए आप कानून बना दीजिए। तो फिर राज्य ये राज्यसभा के ही आर्टिकल हैं, ये राज्यसभा की बहुरंगी भूमिका, इसे हम आभासी विधायन के रूप में भी जाना जाता है। तो राज्यसभा से ही ये इनकी शुरुआत होती है। तो राज्यसभा कानून बनाती है, और यानी कि केंद्र कानून बनाता है और फिर वो लागू होता है। इन सब मिले जुले जो 4 राज्य आए हैं, इन पर ये 252 के तहत बना कानून लागू होता है। फर्क क्या है इनके अंदर? महत्वपूर्ण फर्क ये है कि इसमें जो प्रस्ताव पास होता है तो वो राज्यसभा से पास होता है, उसकी शुरुआत राज्यसभा से होती है। इससे जो प्रस्ताव पास होता है, कोई भी विधेयक की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होता है? राज्य के विधान मंडलों से उसकी शुरुआत होती है। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, ये सहकारिता के रूप में इसको लिया जाता है। तो ये सहकारिता के बारे में बताए जा रहे थे। यहाँ तक ये जो बताया जा रहा है ये विधायी स्तर पर है कि जब तक के केंद्र और राज्यों के बीच में जो विधायी स्तर पर कुछ ये आर्टिकल्स हैं, महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जो दोनों के विधायन के तौर पर ये बताए जाते हैं। फिर देखते हैं जैसे आते हैं वित्तीय स्तर पर, प्रशासकीय स्तर पर। प्रशासकीय स्तर पर भी हम क्या देखते हैं, आर्टिकल 258 है, उसके तहत भी हम देखते हैं कि केंद्र और जो राज्यों के बीच में प्रशासन के आधार पर भी सहकारिता का जो हम देखते हैं इनके बीच में सहकारिता का भाव दिखाई पड़ता। वो कैसे कि जब केंद्र के जो अधिकारी होते हैं, आईएएस जिसे हम बोलते हैं, आईएएस अधिकारी होते हैं, तो कई बार हमने ये देखा कि किसी आईएएस अधिकारी को कई बार राज्य स्तर पर बहुत छोटे से पद के ऊपर भी बुला लिया जाता है सेवा के लिए, और कई बार राज्यों का जो पीसीएस अधिकारी होता है उसे आईएएस के पद पर बुला लिया जाता है, वहां पर सेवा के लिए उनको बुलाया जाता है। यानी केंद्र और राज्यों के बीच में ये पारस्परिकता चलती है, वो उनके अधिकारियों को बुला लेते हैं और वो उनके अधिकारियों को बुला लेते हैं। तो लेकिन इसमें एक बात समझने वाली होती है कि अगर ये केंद्र, यहाँ से ये केंद्र है, ये राज्य है, इन दोनों के बीच में ये अधिकारियों का जो आदान प्रदान चल रहा है, यहाँ से आईएएस है, आईएएस यहाँ आ जाता है और यहाँ से पीसीएस यहाँ से केंद्र में बुला लिया जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आईएएस जब राज्य में आया तो उसका डिमोशन हो गया, तो ये डिमोशन नहीं है और ये प्रमोशन नहीं होता। इसको कहते हैं डेपुटेशन। क्या बोलते हैं इसको? डेपुटेशन, प्रतिनियुक्ति। यानी कि ये जो प्रक्रिया है ये डेपुटेशन की प्रक्रिया कहलाती है, जो इनके प्रशासकीय सहकारिता के अंतर्गत आता है। इसी आधार पर हम जब देखते हैं कि वित्तीय आधार पर, तो आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग की व्यवस्था है, जो राज्यों के बीच में, राज्यों केंद्र के बीच में क्या करता है, वित्त का बंटवारा करता है। तो इस प्रकार से ये वित्तीय आधार पर बताया गया है, प्रशासकीय आधार पर बताया गया है, विधायी आधार पर ये सहकारिता अर्थात ये कोऑपरेटिव रूप में केंद्र और राज्य कार्य करते हुए होते हैं। ये था अब सहकारिता का। लेकिन कुल मिलाकर जो संविधानविद थे उन्होंने सहकारिता के पूर्ण प्रावधान किए, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद एकता और अखंडता को ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया और उसके लिए उन्होंने कुछ एकात्मकता के प्रावधान भी किए। केंद्र और राज्यों के बीच में एकात्मकता के जो प्रावधान किए, उनका कारण यही था कि देश की एकता और अखंडता को प्राथमिकता दी जाए। तो ये एकात्मक आधार पर जब देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि केंद्र की स्थिति मजबूत दिखाई देती है। जैसे वहीं से जो हम आपको बताते हुए चले आ रहे हैं कि महत्वपूर्ण जो संशोधन वहां कहा कि केंद्र संसद में जब किए जाते हैं तो आधे से ज्यादा विधानमंडलों को भी लिया जाता है, लेकिन यहाँ जब एकात्मक की बात आती है तो आती कि संविधान में जब संशोधन की बारी आती है तो उसे कौन कर सकता है? केवल ये संघ का ही अधिकार होता है, संसद ही इसमें संशोधन कर सकती है। और जो निवारक नजरबंदी कानून है उसे केंद्र ही बना सकता है। राज्यों के पुनर्गठन में जहां
सहकारिता वाली जब बात आई थी तो उसमें क्या है कि इनसे भी पूछ लिया जाता है, इनका भी सलाह ले ली जाती है कि भाई हम अलग राज्य बना रहे हैं। जब यूपी से उत्तरांचल बना तो इसमें सलाह तो जरूर ली थी, लेकिन फाइनल डिसीजन किसका होता है? केंद्र का होता है। तो ये उसके एकात्मकता के लक्षण हो जाते हैं। इस प्रकार से केंद्र और राज्यों के बीच में ये एकात्मकता के जो लक्षण दिखाई देते हैं, ये इसीलिए कि यहाँ पर केंद्र इसलिए शक्तिशाली बनाया गया कि कोई भी आवाज ऐसी ना उठे जिससे देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो जाए। जब राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ था सहकारिता वाले में, तो केंद्र और राज्य मिलकर कर रहे थे, लेकिन जब राष्ट्रपति की पदच्युति की बात आती है तो उस वक्त केवल केंद्र की ही भूमिका उसमें होती है। उस वक्त राज्यों से नहीं पूछा जाता कि राष्ट्रपति को हटाया जा रहा है। तो ये इस तरीके से एकात्मकता के लक्षण होते हैं। फिर जो होता है केंद्र की जो कार्यपालिका होती है, राज्य की कार्यपालिकाओं को निर्देश दे सकती है। आर्टिकल 256, 257, आर्टिकल 256 है, 257 है और आपका 356 है, 365 है। ये सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसमें केंद्र राज्यों को निर्देश देता है, जिसमें आर्टिकल 256 में सामान्य निर्देश की बात कही गई है और जो आर्टिकल 257 है उसमें विशिष्ट दायित्व की बात कही गई है और जो आर्टिकल 365 है उसमें निर्देश के साथ दंडात्मक कार्रवाई की बात भी कही गई है। तो ये यहाँ पर एक बात समझने की होती है कि ये जो 356 हमेशा से पढ़ते चले आते हैं। आर्टिकल 356 जिसको राष्ट्रपति शासन के रूप में भी हम लोग जानते हैं, ये सामान्य बात होती है, लेकिन किस प्रकार से ये 356 लागू होता है ये बात समझने की होती है। आर्टिकल 256 है और आर्टिकल 257, आर्टिकल 365, इसके बाद आएगा आर्टिकल 256। ये देख, यहाँ सामान्य निर्देश दिया गया। केंद्र राज्यों को कहता है कि आपका लाइन ऑर्डर फेल कर रहा है, आप असफल हैं, कहीं पर पटरियां उखड़ रही हैं, कहीं पर कानून व्यवस्था सही नहीं नजर आ रही है, आप अपने को सही राह पर लाइए, आप सही काम करिए, ये राज्य को बोला जाता है। लेकिन राज्य उस बात को नहीं मानता। तो आर्टिकल जो 257 है इसमें क्या करते हैं कि विशिष्ट दायित्व, यानी उसको बोल दिया जाता है कि देख लो वरना। इसका एक छोटा सा उदाहरण आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं और ट्रेन रुकती है, किसी स्टेशन पे आपको उतरना पड़ जाता है, तो आप अपने साइड वाले को बोलते हैं कि देखिए भाई साहब जरा थोड़ा ध्यान रखना, सामान्य दायित्व। फिर उसके बाद आपको लगता है कि ये थोड़ा सा लापरवाही ना कर दे, कैसे देख लेना भाई साहब वरना का मतलब 257 क्या होगा ये आप आगे जानेंगे। फिर 365 क्या कहता है, वो जब उतरेगा वो कहेगा कि भाई साहब अगर मेरा ये खो गया और आपने अब तो खो ही दिया तो आप पर 365 अर्थात दंडात्मक कार्रवाई भी होगी। वो उससे क्या मुआवजा लेगा या क्या लेगा वो तो वो जाने। इसी प्रकार से केंद्र राज्यों को सामान्य दायित्व दे रहा है, सामान्य निर्देश दे रहा है कि आप सही नहीं चल रहे हैं। फिर उसको विशिष्ट रूप से बताता है कि अब आप संभल जाओ, वरना में बहुत कुछ होता है। क्या क्या होगा ये आगे। फिर 365 में जब मानते ही नहीं और बराबर लाइन ऑर्डर फेल कर रहा है, बराबर से कुछ भी एकदम अराजकता की स्थिति राज्यों में फैल जाती है, तो फिर क्या करते हैं, आर्टिकल 365 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। वो दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए जाते हैं किस प्रकार से, वो कैसे होगी दंडात्मक कार्रवाई। वो दंडात्मक कार्रवाई होती है आर्टिकल 356 के तहत। आर्टिकल 356, ये 356 है, आर्टिकल 356 के तहत वो दिया जाता है, कार्रवाई की जाती है। वो यानी राष्ट्रपति शासन के रूप में वो उस राज्य के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर जब केंद्र राज्यों के ऊपर इस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, नियंत्रण करता है, तो यहाँ पर ये एकात्मकता के लक्षण होते हैं। इसी प्रकार से जैसे आपातकालीन, इसको एक आपातकालीन उपबंध में भी आता है। जब हम प्रोविजंस पढ़ते हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस, तो उसमें 356, 352 और 360 आते हैं। 352 के तहत जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो वहां भी
सारा का सारा दायित्व कहाँ आ जाता है, केंद्र के पास आ जाता है। राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं वो उस वक्त भंग नहीं होती, लेकिन वो गाइडलाइन में काम किसकी करती हैं, संसद की गाइडलाइन में ही काम करती हैं। लेकिन केंद्र उनको गाइड करता है और वो उनसे काम लेती। आर्टिकल 250 के तहत, आर्टिकल 250 के तहत क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल में राज्य विधानसभाएं केंद्र के अनुसार कार्य करती हैं। केंद्र जैसे जैसे उनको सलाह देता है वो उस तरीके से कार्य। इसके पीछे कारण है कि अगर सारी की सारी विधानसभाओं को भी भंग कर दिया तो केंद्र के ऊपर ज्यादा दायित्व बढ़ जाएगा, बोझ बढ़ जाएगा। इसलिए वो अपनी अपनी जगह कार्य करती हैं, लेकिन सारा कार्य केंद्र के अनुसार ही किया जाता है। इस प्रकार हम 250 भी आर्टिकल ये राज्यसभा का ही होता है। ये सब आर्टिकल राज्यसभा से ही जुड़े हुए होते हैं। अब 360 में तो वित्तीय आपातकाल है। वैसे जब एक अलग ही टॉपिक होगा हमारा आपातकालीन उपबंध, तो उसमें इन तीनों उपबंध को, इमरजेंसीज को बहुत ही एलाबोरेट करके पढ़ाया जाएगा। और जो अभी हाल फिलहाल बस इतना ही आपको बताया जा रहा है, ये एकात्मक लक्षण के रूप में संक्षेप बताया जा रहा है यहाँ पर। फिर इसको आगे और ये तो टॉपिक बन जाते हैं पूरे। तो ये जो 360 के तहत वित्तीय आपातकाल है, तो वित्तीय आपातकाल की जो स्थिति है वो कभी भारत में नहीं आई। जो 90 के दशक के बाद जब उदारीकरण हुआ तो उस वक्त बहुत स्थिति खराब हो गई थी, फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसमें भारत में बिल्कुल आ ही गया था। लेकिन वो बहुत एक लंबा चैप्टर है उदारीकरण का, उसको भी आगे पढ़ेंगे। उसके पश्चात भी जब भारत में उस वक्त वित्तीय आपातकाल नहीं लगा तो वित्तीय आपातकाल कभी भी नहीं लगेगा, क्योंकि वित्तीय आपातकाल से देश की साख खराब होती है, देश की इमेज खराब होती है, एक गलत संदेश जाता है। और भूमंडलीकरण के इस दौर में फिर कोई अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेगा, तो हम डेवलपमेंट भी नहीं करेंगे। तो कोई भी देश है फाइनेंशियल क्राइसिस को हमेशा अवॉइड करता है और यही चाहता है कि इसको अवॉइड किया जाए, ऐसा संदेश बाहर ना जाए। तो वो तो इकोनॉमी का एक चैप्टर है। जब इंटरनेशनल ट्रेड चलेगा तो उसमें हम इकोनॉमी में इसको पढ़ाएंगे कि किस किस तरीके से ये ब्रेन चाइल्ड ऑफ इंडिया जो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है, ये उन्हीं की देन है कि किस तरीके से उन्होंने IMF में वो प्रस्ताव पास किए, किस किस तरीके से 2 बार किया, एक दिन आज एक दिन छोड़ के फिर किया। पूरा देश इस बात, पूरा विश्व इस बात को देखता रह गया कि ये भारत कर क्या रहा है, क्योंकि इतनी महंगी फीस देने को थी नहीं। और फिर अगर 22% से ज्यादा अगर IMF में ज्यादा उनसे ये मांगा जाए कि कितना डिवैल्यूएशन किया जाए, 22% से ज्यादा अगर किया जाएगा तो फिर वहां पर वोटिंग भी होनी थी, वो उसी तरीके से रिजोल्यूशन पास होना था, तो ज्यादा देश की इमेज खराब होती, क्रेडिट बिगड़ जाता। तो इसलिए उन्होंने पहले ही आधा आधा करके 2 बार में ये डिवैल्यूएशन किया और उस प्रकार से उसे उन्होंने कहा कि ये मैं संरचनात्मक समायोजन किया है कि मेरी अर्थव्यवस्था बाहरी जो FDI है उसको डाइजेस्ट करेगी या नहीं। जब एक डाइजेस्ट एक दिन में एक बार का किया कर लिया तो मैंने एक दिन छोड़ के फिर से इसको कर लिया। तो इतना सुंदर उन्होंने संरचनात्मक ये जो समायोजन जिसे कहते हैं किया था। तो खैर ये बात अलग है, ये यहाँ पर इसलिए बताना है कि जो वित्तीय आपातकाल की जो स्थिति है वो भारत में कभी ना, जब आई गई तो तब नहीं आने दी, तो अब तो आने का कोई मतलब भी नहीं है और आनी भी नहीं चाहिए, जिसे वैश्विक पटल पर देश की संप्रभुता को भी खतरा होता है, देश की जो साख होती है उसको भी खतरा हो जाता है। तो ऐसी बातों को देखते हुए ऐसी इमरजेंसी तो कभी नहीं लगती। तो ये इस प्रकार से ये था कि एकात्मकता के लक्षण जो बताए जा रहे थे, इसी प्रकार से जैसे आर्टिकल 262 के तहत नदी जल बंटवारे पर ये संसद का अधिकार होता है कि नदियों पर अगर विवाद होता है तो केंद्र की भूमिका ही उसमें निर्णायक होती है। आर्टिकल 253 अंतरराष्ट्रीय बाजार में जाने पर राज्यों पर प्रतिबंध लगाता है, केंद्र उसमें मध्यस्थता करता है। राज्य अपने आप किसी भी देश के पास जाकर
कोई भी किसी तरीके की भी ग्रांट या किसी तरीके से भी उनसे ये वित्तीय सहायता नहीं ले सकते। तो अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार में जाने पर क्या है, प्रतिबंध होता है। इसी प्रकार से तो आज कुछ अंतर्राज्यीय परिषद की व्यवस्था होती है केंद्र और राज्यों के बीच में। इस प्रकार से केंद्र और राज्यों के बीच में ये संबंध दिखाई देते हैं। तो एकात्मकता प्रशासनिक आधार पर भी दिखाई देती है। जब प्रशासनिक आधार पर देखते हैं तो क्या है कि जो आईएएस अधिकारी होते हैं वो राज्यों में डोमिनेंट रहते हैं, राज्य के नीति निर्माण को वो प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एकात्मकता के लक्षण दिखाई देते हैं। इन्हीं को जब सहकारिता में करते हैं तो हमने आपको बताया कि किस प्रकार से केवल वो अप्रोच बदलती रहती है, और अप्रोच बदलते ही एक बार वो सहकारिता हो जाता है, एक बार वो क्या हो जाता है, आपका एकात्मक हो जाता। अब आती है राजकोषीय संबंधों की बात। तो राजकोषीय संबंधों का मतलब ये होता है कि राजकोषीय जो संघ है, अब ये जो संघ है इसमें राज्य अपने संसाधन जुटाने में समर्थ हो जाते हैं। अब ये जो बाहर से जो एफडीआई होता है वो भी अपने यहाँ कराते हैं। मूल्यांकन के आधार पर अन्य विदेशी जो कोई भी इनके यहाँ एजेंसी जाती हैं, निवेश करती हैं, उनको ये हेल्दी वातावरण भी प्रोवाइड कराते हैं, लाइन ऑर्डर भी अपना अच्छा बनाकर रखते हैं, और इस प्रकार से अपने यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए मौका देते हैं। अपने संसाधनों को ये खुद ही जुटाने में समर्थ हो जाते हैं। तो आज वर्तमान में भारत में राजकोषीय संघ कार्य कर रहा है, क्योंकि अब राज्यों की निर्भरता केंद्र के ऊपर कम हो जाती है। खाली वित्त आयोग को जब देखते हैं, जब बंटवारा करता है राज्यों का और केंद्र के बीच में जो बंटवारा करता है फाइनेंस का, तो उस वक्त भी बड़ी दिक्कतें आती थी। लेकिन अब इसकी निर्भरता धीरे धीरे कम होती जा रही है केंद्र के ऊपर, और राज्य अपने संसाधन जुटाने में अब समृद्ध होते हुए जा रहे हैं। यही कारण है कि अब देखिए जो हाल फिलहाल जो मजदूरों की समस्या हमने देखी, प्रवासी मजदूरों की समस्या भी कोरोना संकट में जो चली, तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे यही है कि राजकोषीय संघ को ही मजबूत होना पड़ेगा, राज्यों को ही अपने स्तर पर मजबूत होना पड़ेगा, चाहे वो खनन का क्षेत्र हो, चाहे वो कोई भी संरचना का क्षेत्र हो, इंडस्ट्री अपने यहाँ एस्टेब्लिश करनी हो, तो ये राज्य अपने ही यहाँ करेंगे। अपने मजदूरों को, अपने ही जनता को, राज्य का की जो पॉपुलेशन है, अगर उसका संकेंद्रण अपने ही राज्य में रहेंगे तो उनका क्या होगा कि जो पलायन है अन्य राज्यों की तरफ वो बंद हो जाएगा। दुर्भाग्य इसी बात का है कि जो इंडस्ट्री हब बनाए हैं वो कुछ ही शहरों को बना देगा, जैसे महाराष्ट्र में है, जैसे मुंबई है, गुजरात में अहमदाबाद वगैरह, और जैसे ये आपका दिल्ली है। तो इस प्रकार आप SEZ को भी देखते हैं, स्पेशल इकोनॉमी जोन। ये जब पर्टिकुलर जगह पर बनाए जाते हैं तो जनता का जो होता है उधर क्या करती है, जनता पलायन करती है, प्रवास करने लगते हैं, और इस प्रकार से जब ऐसी आकस्मिक घड़ी आती है, क्योंकि वो डेली का ही कमाते हैं, डेली का ही खाते हैं, उनके पास उस तरह की अस्थायी पूंजी नहीं होती, तो ये दिक्कत आती है। और किसी भी आकस्मिक परिस्थितियों में किसी भी सत्तारूढ़ दल की क्या होती है, वो परीक्षा होती है, उनको देखा जाता है कि ये कितने कामयाब होते हैं। तो आकस्मिक परिस्थितियों के लिए बहुत जरूरी होता है कि राज्य अपने ही यहाँ, हर राज्य जब अपने यहाँ संस्थाओं का सृजन करेंगे, चाहे वो एजुकेशन की हो, हेल्थ की हो, या आपके उद्योग हो, MSMEs की जो बात कही जाती है, जो इतना बड़ा रोजगार दे रहा था, लेकिन आज कितने हैं कि 12 करोड़ लोग जो है उसमें बेरोजगार उधर होते हुए नजर आए। तो इस प्रकार से ये जब राजकोषीय संघ, वर्तमान में राजकोषीय संघ, और फिर भूमंडलीकरण के स्तर में उदारीकरण के, जैसे LPG बोला जाता है, तो इस एज में तो अपने आप में मजबूत होना होगा। केंद्र इसमें मध्यस्थता जरूर करते हैं, लेकिन राज्य अगर उनके साथ अपने यहाँ जो उनसे एड लेकर, चाहे वो विदेशी संस्थाएं हों, तो फिर अपने यहाँ इस प्रकार का वातावरण तैयार करते हैं, और ये अपना जो राज्य की GDP होती है उसको भी बढ़ाते हैं, और आगे रोजगार भी मिलता है, और लोगों को जब रोजगार मिलता है, क्रय शक्ति बढ़ती है, तो फिर जो लोगों का जो धीरे धीरे इस तरह से जब इकोनॉमी ताकत मिलती है
तो जो पॉलिटिकल जिसे इंडेक्स कहते हैं, राजनीतिक सूचकांक है, वो भी बढ़ता है। और जब राजनीतिक सूचकांक ऊंचा उठता है तो फिर नीति निर्माण भी स्वस्थ होता हुआ चला जाता है। तो आज का जो ये लेक्चर था हमारा यही था कि जो ये संघीय संबंधों के जो स्वरूप बताए थे हमने, इनकी विशेषताएं जो है इसको जब तक ना बताएं तब तक ये पूरा नहीं हो पाता। तो विशेषताएं यही है कि जब जब भी केंद्र और राज्य मिलकर चल रहे हैं लेकिन उन्हीं में अप्रोच बदलती है तो वो एकात्मक भी हो जाते हैं। लेकिन एकात्मक के बाद फिर जो आज भूमंडलीकरण वैश्वीकरण का जो दौर चला है, जहां पर हर कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक संदर्भ में खोल देता है, तो वहां पर राजकोषीय संघ ही कार्य करेगा और राज्यों को अपने यहाँ कानून व्यवस्था हर तरीके से मजबूती से देना पड़ेगा। ये तो नहीं चलेगा कि एटीएम की मशीन उखाड़ कर कोई ले गया, चोर थैला लेके चले गए, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, तो ऐसे वातावरण में तो कोई निवेश नहीं करेगा। तो आज राज्यों के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है कि वो अपने यहाँ किस प्रकार से संसाधन जुटाए ताकि वहाँ की पॉपुलेशन जो जिस बात के बारे में महात्मा गांधी ने भी कहा था कि हमने अपनी व्यवस्था में अर्थव्यवस्था में वृत्त मॉडल को अपनाना पड़ेगा। वृत्त मॉडल का मतलब है कि गांव के लेवल पर ही हमने उद्योग बनाने पड़ेंगे, ऐसी नीतियां बनानी पड़ेगी कि गांव का जो गांव के लोग जो हैं वो गांव में ही रुके, उनका पलायन शहरों में ना हो, क्योंकि जब शहरों में होता है तो शहरों का भी नियोजन विफल हो जाता है और वहां पे सस्ते मजदूर कम, सस्ते अपराधी ज्यादा मिल जाते हैं। यही आतंकवाद की भी जड़ होता है। तो इन सब से खैर निपटने के लिए आज राजकोषीय संघ की तरफ ही बढ़ावा दिया जा रहा है और फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। और हर राज्य में पॉपुलेशन, जैसे उत्तर प्रदेश जिन्हें हम बीमारू राज्य बोलते हैं, इनमें पॉपुलेशन अगर ज्यादा है तो संसाधन भी इनके पास बहुत ज्यादा है। बात है कि उनका दोहन कैसा किया जाए और दोहन तभी होगा जब राज्य नीतियां बनाएंगे और वो अपने जो स्टेट लिस्ट में इतने सारे विषय हैं उन पर अगर वो नीतियां बनाए तो भरपूर रोजगार सबको मिलेंगे और राजकोषीय संघ ही वैश्विक स्तर पर जो संघर्ष जो है, वैश्विक स्तर पर जो एक फाइट चल रही है उसमें ये भारत उनके साथ में फाइट करेगा और आगे से आगे बढ़ता हुआ जाएगा। तो आज इतना ही, बाकी कल।